Yes, Jyoti, now you conduct the class. I will make you host. Jyoti, can you hear me? Yes, sir. You can start the class. Today, Jyoti will take your class. Okay? Everyone open your screen. सब अपना Sir, वीडियो ऑन shall I कर. start the class? Yes, why not? Okay, good morning, everyone. आवाज मेरा आ रहा है? हाँ. You continue. Good morning, everyone. Morning, Didi. Morning. How are you today? कैसे हो आप लोग आज? Okay. Today we are going to teach a very interesting topic, that is crop production and management. आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. हम लोग तो विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं. हम लोग बहुत बार देखे होंगे फार्मर्स क्रॉप्स उगाते हैं. वो जानते हैं कि किस सीजन में कौन से क्रॉप को बोना चाहिए, उनको कितना पानी चाहिए, कैसे टेम्परेचर उसको चाहिए. तो आप लोग बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वांट टू नो कि आप लोग क्रॉप के बारे क्रॉप क्या होता है? ओके, क्रॉप का डिफिनेशन मैं आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ. सपोज करो कि आप लोगों के पास दो फील्ड है, दो आप लोगों के पास प्रॉपर फील्ड है. एक फील्ड में आपने बहुत डिफरेंट तरह के क्रॉप्स लगाए. कुछ वीट लगाए हैं, कुछ वार्ली मेज लगाए हैं, कुछ सोयाबीन लगाए. मीन्स आपने एक फील्ड में थोड़े डिफरेंट टाइप के क्रॉप लगाए हैं. लेकिन एक फील्ड में आपने बस एक तरह के क्रॉप लगाए हैं. एक फील्ड में आपने बस वीट का क्रॉप लगाया है. तो उसमें से क्रॉप उसको डिनोट करेगा जिसमें आपने सिर्फ एक तरह के क्रॉप लगाए हैं. मीन्स व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड are cultivated at one place on a large scale, it is called crop. क्रॉप उसे कहते हैं जब हम लोग एक सेम तरह के क्रॉप को एक ही प्लेस पर लार्ज स्केल पर कल्टीवेट करते हैं, उसको क्रॉप कहते हैं. तो क्रॉप का डिफिनेशन याद करने के लिए आप लोग बस इसका 3 पॉइंट्स याद रखें. पहला कि सेम काइंड ऑफ क्रॉप, सेकेंड कल्टीवेटेड एट वन प्लेस, एंड द थर्ड इज ऑन अ लार्ज स्केल. कौन कौन से पॉइंट होते हैं? लार्ज स्केल कल्टीवेशन. नहीं, ऐसे नहीं. आप लोग फर्स्ट में जो पॉइंट बोले थे उस पॉइंट को आप फर्स्ट में बोले. फर्स्ट पॉइंट था सेम काइंड ऑफ क्रॉप, सेकेंड में था कल्टीवेटेड एट वन प्लेस, और थर्ड में था लार्ज स्केल. अब बताओ कि फर्स्ट में कौन सा पॉइंट था? सेम काइंड ऑफ प्लांट. यस. सेकेंड में कल्टीवेटेड एट द वन प्लेस. कल्टीवेटेड एट वन प्लेस. और थर्ड पॉइंट कौन थे? Large scale. यस, थर्ड पॉइंट लार्ज स्केल था. अब फिर से एक बार और बताओ कि कौन कौन से 3 पॉइंट थे? First, same kind of plant. Second, cultivated on a one place. One place. Third, large scale. Large scale. हाँ, तो
अगर कोई आपसे क्रॉप का डिफिनीशन पूछता है तो आप ये पॉइंट्स बस अपने दिमाग में रखो और ये पॉइंट्स से आप डिफिनीशन बना के उनको बोलना, ठीक। अब आता है कि जब क्रॉप का इन्वेंट नहीं हुआ था, जब क्रॉप लोग नहीं जानते थे कि क्रॉप क्या होता है, तो लोग क्या करते थे। क्रॉप का इन्वेंट 10,000 बीसी के बाद हुआ था। 10,000 बीसी से पहले लोग एकदम नोमैडिक होते थे, वो घुमंतु होते थे, एक जगह से दूसरे प्लेस माइग्रेट करते थे, सेंटर के खोज में, फूड के खोज में, सारे चीजों की खोज में वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते थे। इसके बाद उन लोगों ने देखा कि वो चीज जो वो खाते थे, अगर उसका बीज अगर नीचे चला जाए तो उसमें से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता था, वो सीड जर्मिनेट करता था, जिससे उन लोगों को आइडिया मिला कि अगर हम लोग कुछ खाए और कुछ पानी में कुछ खाए और फिर कुछ मिट्टी में बो दे तो उससे हम लोग को बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। उससे हम लोग को ये होगा कि हम लोग को बार बार माइग्रेट नहीं करना पड़ेगा, हम लोग एक जगह पर परमानेंटली रह सकते हैं, हम लोग खुद का कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो इसके बाद एग्रीकल्चर जो वर्ड है वो बॉर्न हुआ, ठीक। कितने बीसी के बाद एग्रीकल्चर वर्ड बॉर्न हुआ? 10,000 बीसी। 10,000 बीसी। 10,000 बीसी। 10,000 बीसी के बाद एग्रीकल्चर वर्ड बॉर्न हुआ, ठीक। अब आता है कि क्रॉप्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। क्रॉप्स के कौन कौन टाइप्स होते हैं? तो क्रॉप का जो टाइप है वो क्रॉप 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। इसके बेसिस पे, उसके टेम्परेचर के बेसिस पे, उसके ह्यूमिडिटी के बेसिस पे, उसको कितना वाटर चाहिए, इस सारे चीज के बेसिक पे क्रॉप को 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से कंडीशन है जिसके थ्रू क्रॉप को क्लासिफाइड किया गया है? रबी क्रॉप। No, I'm not asking the types of crop. I'm asking what is the condition? कौन कौन से कंडीशन है जिसपे क्रॉप को क्लासिफाई किया गया है? On the basis of water, humidity, condition favorable. हाँ, टेम्परेचर, वेरी गुड। अब क्रॉप्स के 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? पहला टाइप से खरीफ क्रॉप और दूसरा टाइप से रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप उसे कहते हैं जो रेनी सीजन में बोया जाता है, फ्रॉम जून टू सितंबर। जून टू सितंबर के बीच में जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं वो सारे क्रॉप को खरीफ क्रॉप में रिफर्स किया जाता है। नाउ कैन यू गिव मी सम एग्जांपल ऑफ खरीफ क्रॉप? क्या आप लोग कुछ मुझे खरीफ क्रॉप के एग्जांपल बता सकते हो? कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं जो खरीफ सीजन में लगाए जाते हैं? रेनी सीजन में कौन कौन से क्रॉप लगाए जाते हैं? रेनी सीजन में पैडी, मेज, सोयाबीन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द खरीफ क्रॉप, ओके। अब रबी क्रॉप। रबी क्रॉप वो क्रॉप होते हैं जो विंटर सीजन में लगाए जाते हैं, फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर टू मार्च के सीजन के बीच में जो क्रॉप लगाए जाते हैं वो रबी क्रॉप्स को रेफर्स करते हैं। नाउ गिव मी सम एग्जांपल ऑफ रबी क्रॉप। वैसे क्रॉप का नाम बताओ जो हम लोग विंटर सीजन। वेट बागला। राइस, व्हीट। यस, व्हीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, ये सारे चीज को हम लोग रबी सीजन में लगाते हैं। अब बताओ कि रबी क्रॉप्स को कौन से सीजन में हम लोग लगाते हैं? रबी क्रॉप को अक्टूबर टू मार्च। यस, मींस विंटर सीजन। और खरीफ क्रॉप को जून टू सितंबर। रेनी सीजन। यस, इन रेनी सीजन फ्रॉम जून टू सितंबर। अब हम लोगों ने ये पढ़ा कि क्रॉप्स किसे कहते हैं, कब क्रॉप का इन्वेंट हुआ है और क्रॉप्स के कितने टाइप्स हैं। एनी प्रॉब्लम? नो। ओके, अब हम लोग ये
ये पढ़ेंगे कि अगर हम लोग को कभी, भगवान ना करे कि हम लोग को कभी खेती करना पड़े, लेकिन अगर सपोज करो कि अगर हम लोग को कभी खेती करना पड़े, तो अगर हम लोग को पहले से पता होगा कि हर स्टेप क्या होता है, पहले कौन सा स्टेप को फॉलो करेंगे, फिर सेकेंडली कौन सा स्टेप को फॉलो करेंगे, तो अगर वो स्टेप हम लोग को पता होगा, तब हम अगर कभी हम लोग को फ्यूचर में कभी खेती करना पड़े तो हम लोग उसको खेती कर सकते हैं। क्योंकि अगर सारे चीज का ज्ञान हम लोग पहले से पता हो तो वो बेटर होता है। तो क्रॉप प्रोडक्शन, किसी क्रॉप को उगाने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है सॉइल को प्रिपेयर करना। फर्स्ट स्टेप इन क्रॉप प्रोडक्शन इज टू प्रिपेयर द सॉइल। सबसे पहले सॉइल को किसी भी क्रॉप को उगाने से पहले सॉइल को प्रिपेयर करना होता है। सॉइल को प्रिपेयर करने का मतलब ये होता है कि उसको प्लग करना होता है, उसको जोतना होता है, उसको टील करना होता है, जिससे फील्ड में जितने बड़े बड़े क्लम्स होते हैं वो छोटे छोटे रम्स में चेंज हो जाते हैं। और प्लगिंग करने से ये बेनिफिट होता है कि जो सॉइल होता है वो टर्न हो जाता है और लूज हो जाता है। और जब सॉइल लूज होता है तो सॉइल में जितने फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, जो फार्मर के बेस्ट फ्रेंड होते हैं, उन लोग के ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिट होता है। और उन लोग के ग्रोथ से सॉइल में बहुत मॉइस्चर और ह्यूमस आता है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, वो बात है कि कभी कभी फार्मर्स जब सॉइल को प्रिपेयर करने जाते हैं तो कभी कभी इरिगेशन करते हैं। फर्स्ट में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में कभी कभी इरिगेशन करते हैं और कभी कभी नहीं करते हैं। तो वो इसलिए नहीं करते, अगर सपोज कि तुम्हारे पास 2 फील्ड है, एक फील्ड में तुमने कंटिन्यूअस प्लांटेशन किया है और एक फील्ड बहुत दिन से वैसा ही पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है। तो अगर तुम जिस फील्ड में, फर्स्ट वाले फील्ड में, जिस फील्ड में तुमने कंटिन्यूअस क्रॉप उगाया, उस फील्ड में अगर तुम सॉइल को प्रिपेयर करने जा रहे हो तो उस फील्ड में सिर्फ प्लग करके तुम उसे सॉइल को प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन अगर वो फील्ड जो बहुत दिन से बंजर पड़ा हुआ है, बहुत दिन से उसमें कोई प्लांटेशन नहीं हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है, तो उस फील्ड में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करने के लिए प्लगिंग के साथ साथ उसको इरिगेट भी करना होता है, उसको सिंचाई भी करनी होती है। ठीक, तो इरिगेशन उस पर निर्भर होता है, इरिगेशन सॉइल पर निर्भर होता है कि वो सॉइल में कितना ह्यूमस प्रेजेंट है और कितना ह्यूमस नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? Any problem? No. Okay, तो फर्स्ट स्टेप तो जाएंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करने के बाद हम लोग इसमें सोविंग करते हैं, बीज को बोते हैं। ठीक, हम लोगों ने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि फार्मर बीज तो बोते हैं, फार्मर जो होते हैं, जो किसान होते हैं, वो बीज तो बोते हैं, लेकिन उनका जो वो बीज होता है वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है, क्योंकि वो लोग पहले से उसको सेलेक्ट नहीं किए हुए। तो वो उन्हें ये नहीं देखे होते हैं कि वो जो सीड है वो बेस्ट क्वालिटी का या फिर बैड क्वालिटी का है। तो इफ अगर सोचो कि अगर तुम लोग को कभी सीड को बोना पड़े तो बोने से पहले तुम लोग उसको सिलेक्ट कर लो कि वो बैड क्वालिटी का या फिर गुड क्वालिटी का है। तो इसके लिए तुम्हें चाहिए सम वाटर। तो उस वाटर में जो बीज तुम कल बोने वाले हो, उस वाटर में उस बीज को डाल दो। ठीक, और अगर वो बीज पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है तो इट मीन्स कि वो बीज बैड क्वालिटी का है। और अगर वो बीज पानी के नीचे चला जाए, उसके सरफेस में चला जाए, तो इट मीन्स कि वो हैवी है और वो गुड क्वालिटी का है। तो नाउ टेल मी, हम लोग कैसे उस सिलेक्ट कर सकते हैं कि सीड बैड क्वालिटी का या फिर गुड क्वालिटी का है? नहीं समझ में आया? अगर पानी में डालेंगे तो, अगर प्लांट को पानी में डालेंगे ना तो बैड क्वालिटी का प्लांट ऊपर ही रह जाएगा। प्लांट को नहीं, सीड को पानी में डालना है।
अगर पानी में हाँ सीड को डालेंगे तो बैड क्वालिटी रहेगा तो वो ऊपर तैरेगा, अगर अच्छा और क्वालिटी गुड का आएगा क्वालिटी तो का नीचे रहेगा तो सिंक हो नीचे जाएगा। सरफेस हाँ। पर चला जाएगा। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सॉल्विंग हो गया। अब आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। हमारे पास जब हम लोग बीज को बो दे तो हमारे पास दो ऑप्शन होता है, या तो हम उस अपने फील्ड में जिसमें हम बोए उसमें फर्टिलाइजर डालें या फिर मैन्योर डालें। तो वो हम लोग को सोचना पड़ता है कि हम लोग के लिए कौन सा बेटर होगा। तो यहाँ पे मैं आप लोग को फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में जो डिफरेंस है वो बता रही हूँ, फिर आप लोग बताना कि आप लोग किसको प्रिफर करेगा, कौन सा आपके खेती के लिए बेटर होगा। ठीक, ध्यान से सुनो। फर्टिलाइजर जो होता है वो मैनमेड होता है और वो फैक्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन मैन्योर वो होता है जो नेचुरल होता है, कैटल डंग, काउ डंग होता है, उससे बनता है और ये बहुत बड़े बड़े फील्ड में बनाया जाता है। जो फर्टिलाइजर होता है वो सॉइल में कोई ह्यूमस नहीं देता है, लेकिन मैन्योर जो होता है वो सॉइल में बहुत ह्यूमस देता है। अब बताओ कि जब तुम खेती करने जाओगे तो तुम फर्टिलाइजर यूज करोगे या मैन्योर यूज करोगे? मैन्योर मैनुअर मैन्योर मैनुअर यस। क्यों क्यों मैन्योर यूज करोगे बता? क्योंकि वो नेचुरल है। और कुछ पॉइंट्स है? जब जब सॉइल में डालेंगे तो सॉइल को ह्यूमस में ह्यूमस कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ, जब हम लोग फर्टिलाइजर को सॉइल में डालते हैं तो वो कोई ह्यूमस नहीं देता, लेकिन मैन्योर को जब फर्टिलाइजर में सॉइल में डालते हैं तो वो बहुत ह्यूमस देता है। और जब फर्टिलाइजर फैक्ट्री में बना है, इट मींस कि ज्योति बी लाउड, यस ज्योति बी लाउड। यस सर। फर्टिलाइजर को जब हम लोग सॉइल में डालते हैं तो फर्टिलाइजर कोई भी ह्यूमस नहीं देता है, लेकिन मैन्योर को जब हम लोग फील्ड में डालते हैं तो मैन्योर बहुत ह्यूमस देता है और मैन्योर बस एक काउ डंग से बना होता है, लेकिन जो फर्टिलाइजर होता है उसमें बहुत सारे केमिकल प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब आता है फोर्थ पॉइंट है इरिगेशन। हम लोग फील्ड में मैन्योर डाल लिए, पहले सॉइल को प्रिपेयर कर लिए, अब सॉइल में सीड को बो दिए, उसमें मैन्योर डाल दिए। अब आता है कि सॉइल को इरिगेट करते हैं। व्हाट इज इरिगेशन? कैन यू टेल मी व्हाट इज इरिगेशन? Yes, the supply of water to crops at a regular interval is called irrigation. Irrigation उसे कहते हैं जब हम लोग क्रॉप्स में पानी को सप्लाई करते हैं तो उसको इरिगेशन कहते हैं। और पानी का सप्लाई मतलब ये कि उसको जितना प्रॉपर वाटर चाहिए उतना ही हम उसमें वाटर को डालेंगे, उससे ज्यादा वाटर को नहीं डालेंगे। ठीक, now can you give me some example of source of irrigation? रेन कौन से बताओ और बताओ। रेन, रिवर, वेल्स, कैनल्स। Now there is two type of irrigation. इरिगेशन के दो टाइप्स होते हैं। एक टाइप है ट्रेडिशनल मेथड जो लोग पहले जमाने में यूज करते थे, जैसे कि वेल से पानी निकालकर खुद खेत में डालते थे। और एक होता है मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड की जो अभी लोग यूज कर रहे हैं, जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, ये सारे जो एग्जांपल ये मॉडर्न मेथड के और ट्रेडिशनल मेथड के एग्जांपल है। मोट, ये सारे चीज जो ट्रेडिशनल मेथड का यूज है। अब फिफ्थ पॉइंट ये है कि क्या आप लोग कभी अपने फील्ड में देखे हो कि वहां पे आपके क्रॉप के साथ साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं? जो प्लांट्स को आपने बोया नहीं है फिर भी वो खुद से आ जाते हैं,
कुछ ऐसे क्रॉप आप सॉरी कुछ ऐसे प्लांट्स आप देखे हो? उस अनवांटेड प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं? उस वांटेड प्लांट्स को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? Unuseful substance, unuseful plant. वीड्स। वीड्स का नाम सुने हो? वीड्स जो अनडिजायरेबल प्लांट्स होता है, जो अनवांटेड प्लांट्स होता है, जो नेचुरली उसको हम लोग ना बोए हैं, ना उसमें वाटर डाले, ना कुछ डाले, लेकिन हमारे क्रॉप्स के साथ साथ वो भी ग्रो करने लगते हैं, उसको वीड्स कहते हैं। और जब हम लोग उस वीड्स को अब हम लोग उस वीड्स को वीडीसाइड के थ्रू, वीडीसाइड वो वीडीसाइड वो केमिकल कंपाउंड होता है जिसके थ्रू हम वीड्स को रिमूव करते हैं। और जब हम लोग वीड्स को रिमूव करते हैं तो उसको वीडिंग कहते हैं। वीडिंग किसको कहते हैं? व्हाट इज वीडिंग? डिफाइन वीडिंग। The process by Weeding which unwasted The, plants pro- remove the process by which we remove the weeds from our field by chemical substance. Yes, by weedicide. The removal of weeds from our field by weedicide is known as weeds. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? No. अब इतना मेहनत करने के बाद, सॉइल को प्रिपेयर करने के बाद, उसमें बीज डालने के बाद, फर्टिलाइजर डालने के बाद, उसको इरिगेट करने के बाद, वीड्स डालने के बाद, अब समय आता है जब हम लोग क्रॉप्स को हार्वेस्ट करेंगे, क्रॉप्स को काटेंगे। Can you give me can you tell me example of harvesting? No, definition of harvesting. Tell me definition of harvesting. The process in which we cut crop from field. Yes, जब हम लोग जो हमारा क्रॉप है वो मैच्योर हो जाता है, एकदम से पक जाता है, तब उसको हम लोग अपने क्रॉप को काटते हैं, उसको क्रॉप कहते हैं। उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। द कटिंग डाउन ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग के बाद आप लोग बताओ कि नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग अपने क्रॉप्स को काटने के बाद उसको अब क्या करते हैं? आप लोग देखे होंगे जब हम लोग क्रॉप्स को क्या थ्रेशरिंग। यस, क्रॉप को काटने के बाद हम लोग उसको थ्रेसिंग करते हैं। उसका जो सीड को उसके चाफ से हटाते हैं, उसको थ्रेसिंग करते हैं। अब थ्रेसिंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? विनोइंग करते हैं। हाँ, विनोइंग। छोटे छोटे पत्थरों को विनोइंग में बोलो। The process in which husk is removed by force of wind. हाँ, विनोइंग में हम लोग ये करते हैं, जो हमारा जो ग्रेन होता है उससे लाइटर कंपोनेंट के एयर के थ्रू वो चला जाता है। विनोइंग वो प्रोसेस होता है फ्रॉम विच द chaff is separated from our grain. अब हार्वेस्टिंग में हम लोग थ्रेसिंग कर लिए, विनोइंग कर लिए। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हम लोग अपने ग्रेन को स्टोर करेंगे। तो स्टोर करने से पहले हम लोग अपने क्रॉप को धूप में क्यों सुखाते हैं पता? हम लोग यस सर प्लीज कंक्लूड। ओके,
You have only 5 minutes. Please conclude your lecture. Okay. हम लोग किसी भी क्रॉप को स्टोर करने से पहले उसको धूप में इसलिए सुखाते हैं क्योंकि उसमें जो मॉइस्चर होता है, उसमें जो थोड़े वाटर प्रेजेंट होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं। अगर वो वाटर हम लोग वैसे ही उसको स्टोर कर ले तो उसमें इंसेक्ट्स लग जाते हैं, रैट्स लग जाते हैं और उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाते हैं। तो इससे हम लोग के लिए यह बेटर होगा कि हम लोग को सीड को स्टोर करने से पहले उसको अच्छी तरह 2-3 दिन धूप में ड्राई करते हैं। ओके, अब सीड को हम लोग स्टोर कर दिए। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। सब कुछ समझ में आया ना?